स्पिरिट्स होती हैं वो अपना मैसेज हमें किस लैंग्वेज में या किस प्रोसेस के थ्रू कन्वे करती हैं। बार बार आपको एक जगह का सपना आ रहा है, मतलब कोई कनेक्शन है आपका। इंडिया में ब्लैक मैजिक की कौन कौन सी रिचुअल्स की जाती हैं? एक माध्यम बन के दूसरी तरफ की रूहों से बात कर सकता हूँ। जैसे उससे वो इत्र की बॉटल ली, उसको कुछ एकदम से घबराहट फील हुई। ब्लैक दोनों के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी मिलते जुलते हैं। मेरे ऊपर जो उनका का जो ब्लड होता है वो को इस्तेमाल करके अध्ययन सुमन को बांधना चाहते थे। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मीडियमशिप के द्वारा कई बार ये चीज़ें आपके ऊपर भारी कैसे पड़ती है। तो जब मैं अंदाज़ा 11-12 साल का रहूँगा तो मुझे ना बचपन से याद है कि मुझे बार बार एक पेड़ दिखता था, और मुझे वो पेड़ का यही नहीं याद था क्यों मेरे जहन में बार बार एक ही पेड़ या एक ही जगह बार बार एक ही सपना आते रहता है। मतलब ऐसा होता है कि हफ्ते में 2-3 बार कई बार ये सपना आ जाता था। तो कहा जाता है ना कि अगर आप कोई पुरानी जगह बुला रही है, बार बार आपको एक जगह का सपना आ रहा है, मतलब कोई कनेक्शन है आपका। इनफैक्ट इससे पहले एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे कई बार बोला जाता है कि लाहौर और अमृतसर के घरों में भी कोई ना कोई रूहें होती है उनके घर में, और अब एक समा बन चुका होता है कि वो उससे डरती नहीं है। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी ना वे कि वो रूहें हमें नहीं कुछ कह रही और हम उन रूहों को कुछ नहीं कहते। तो आई एम श्योर जितना लाहौर में, इस्लामाबाद में, उतना भी अमृतसर में भी ऐसी जगह है। तो जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ वो एक पंजाब का एरिया है, हिंदुस्तान पंजाब का, जो वहाँ पे तलवंडी साहू एक जगह पड़ती है। तो वहाँ पे जब मैं बता रहा था, तो जैसे मैं 11-12 साल का रहूँगा, तो उस समय क्या होता था कि मुझे चीज़ें दिखती थी, बट बचपना होता है या उसको मासूमियत के लिए, तो मैं ना 11-12 साल की उम्र में जब मुझे सपना आ रहा था बार बार, तो मैंने उसको बैक ट्रैक करने की कोशिश करी कई बार, पर बिल्कुल नहीं याद रहा हुआ क्या है, क्यों ये मुझे सपना आ रहा है, ये इसकी क्या बैक स्टोरी है। तो मुझे ये चीज़ याद आई एक दिन जब मैं अंदाज़ा 24-25 साल का था, मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से कहीं घूमने गया। जब मैं घूमने गया तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये पेड़ मैंने पहले भी देखा है। अब बड़े हो के आपको 10-11-12 साल पुरानी बात नहीं याद रहती कि कौन सी जगह है, क्या जगह है। तो उस टाइम मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये पेड़ मैं बचपन में भी आया था, और उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था, और वो पेड़ को जब मैंने देखा। यानी आप वो प्रोसेस बता रहे हैं जिसे हम डीजा वू भी कहते हैं, या डीजा वू सुना हुआ है हमने वर्ड? जी, डेजा वू कहते हैं। और मुझे एक फीलिंग आई कि जैसे मेरे अंदर साथ कोई चीज़ कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं ना कॉलिंग आती है। तो मुझे जब मैंने पेड़ देखा था बचपन में भी, मुझे कॉलिंग आई थी कि मतलब कोई चीज़ है, जो एहसास है, जो मुझे कह रही है कि तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे से बात करो। तो उस चीज़ को बात क्या करवानी थी, वो चीज़ बेसिकली मुझे पकड़ना चाह रही थी। अब वो पकड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको होता है कि हमारी कोई आखिरी इच्छा सुने, हमारी जो रूह हमारी फंसी हुई है, आप उसमें हमारी मदद करें। तो जब मैं वो वापस उस पेड़ पे गया तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि पेड़ मैंने पहले तो देखा है, पर उसकी बैक स्टोरी जब मैंने रिकलेक्ट करी तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पहले भी आया था, और ये पेड़ ने मुझे कॉल करा था कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरी जकड़ रही है, कुछ कनेक्ट कर रही है, और मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालना चाहती है कि तुम बस मेरे साथ रहो। अच्छा, तो अब ये बचपन की चीज़ तो याद रहती नहीं है, बट उस पेड़ को जब मैंने देखा तो मेरे को स्ट्राइक हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मेरे सारे दोस्त मेरे साथ थे, और आपको पता है दोस्त जब साथ में होते हैं तो उनकी अपनी मस्ती साथ में होती है। तो उसने क्या करा मेरे साथ, मैंने उसको बस बोला कि यार मुझे ना यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, तो कुछ यहाँ से चलते हैं। तो अब उसने ना मजाक में बोल दिया कि पेड़ को हम जा रहे हैं, ये ना 5 बजे आएगा, तुम इससे तब बात कर लेना, अभी जाने दे इसको। अब उसकी ये एक लाइन बोली मुझे इतनी भारी पड़ी, क्योंकि क्या हुआ, वो पेड़ को तुमने एक कंसेंट दे दिया, एक मतलब अपना एक बात बोल दी कि हाँ जो आप मुझे कर रहे हो मैं आपके साथ या बातचीत करने के लिए रेडी हूँ। अब इसमें क्या हुआ, हम आते अपने कमरे में वापस आ गए, और हमने सोचा था कि कल अगले दिन वहां से बाहर निकलना है क्योंकि हमने आगे जाना है। अब हम सुबह गाड़ी ऑन करें, वो गाड़ी ना ऑन हुए। सुबह दूसरे दोस्त को बोला कि तुम चल रहे हो, तो कहते हैं नहीं मेरी बहुत तबीयत खराब है, कि मुझे ऐसा लग रहा है उल्टी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे खून की उल्टी आने वाली है। तो तब मैंने अपने दोस्त को बोला कि जो तुमने बोला है अब उसको हमें इंटेंशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके मैंने उसने अपने गुरु से बात करी, उनसे पूछा कि इसका क्या प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ से कैसे कवर करें, कैसे बाहर आए। तो फिर मैंने बोला कि जो रूह को तुमने कमिटमेंट कर दी है अब उसे तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है, क्योंकि या तो तुम पूछते नहीं, या तो अब तुमने पूछ दिया है तो तुम्हें अपनी बात को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप कोई दरख्त देखते हैं, कोई बरगद का पेड़ देखते हैं, पीपल का पेड़ देखते हैं, तो उस पर कभी भी मजाक मत करके आओ, कभी उसको चैलेंज मत करो कि भैया तुम हो तो मुझे दिखाओ।
क्योंकि कई बार ना जैसे स्टूडेंट एज में भी होता है कि मैं देखता हूँ मुझे तो कब्रिस्तान में कभी कोई एहसास फील नहीं होता। आई एम श्योर आपके ऑडियंस के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होएगा। पर क्या होता है वो चीज़ें ना उस समय बिल्कुल आपको अफेक्ट नहीं करती, पर अंदाजा 5, 10, 20 साल के बाद वो रूहें आपको धीरे धीरे एकदम से जकड़ना शुरू करती हैं। तो जो जकड़न होती है जिसे हम बंदिश बोलते हैं, कोई जिन आ गया या कोई चुड़ैल आ गई, वो चीज़ें आपको ओवर द ईयर्स आपका जकड़न लेयर्स कम करती जाती है। मानिए आपके आसपास एक बॉडी की ऑरा है तो ऑरा को डिस्कम्फर्ट करके छोटा छोटा कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है बंदिश हो रही है, मुझे डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो ये चीज़ें ये समझना बड़ी ज़रूरी है कि वो कॉलिंग आज 20 साल के बाद भी मुझे आज भी वो सपना आता है, मुझे आज भी वो चीज़ें महीने में एक आध बार या 6 महीने में एक आध बार फील होता है कि मुझे आज भी वापस जाना है, या मैं वापस गया तो मेरे साथ आज क्या होगा। तो मेरे भी जहन में एक समझ में आ गई कि अब इसके ज़्यादा किसी से पंगा नहीं लेना है, किसी को अननेसेसरी चुनौती नहीं दे के आनी। ओके, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल है ये तो आपने बता दिया, लेकिन प्रोसेस क्या होता है और जो स्पिरिट्स जी। होती हैं वो अपना मैसेज हमें किस लैंग्वेज में या किस प्रोसेस के थ्रू कन्वे करती हैं? जैसे मैं कह रहा था कि जब मुझे कोई रूह दिखती है, अब इसमें वो चुड़ैल है, जिन है, या वो कोई हमारे जैसे पितृ होते हैं या जो पूर्वज होते हैं जो मतलब जा चुके हैं, हमारे माता पिता या फरिश्ते जिसे हम बोलते हैं, वो एंजल जैसे उनको इंग्लिश में बोल दिया। तो जो एंसेस्टर सोल होती है वो आपको कभी भी डराती नहीं है, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टेंशन चाहती है। तो आपके घर में कोई चीज़ गिर सकती है, टूट सकती है, या आपको बार बार एक इशारा फील होएगा। तो कैसा होता है ना, जब मैं अपनी आंख बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कागज़ पे पूरी मूवी देख रहा हूँ, और वही चीज़ मैं फिर कागज़ पे पूरी स्टोरी, लास्ट वर्ड्स, लास्ट चीज़ें जो मुझे फील हुई है, दिखाई दी है, मैं उन सारी चीज़ों को लिख लेता हूँ। और जब मेरा क्लाइंट में से कनेक्ट करता है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे ना आपसे कोई बैक क्वेश्चन चाहिए, ना कोई बैक स्टोरी चाहिए, ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी पर्सन है, अगर आप अपने आप को रीडर बोलते हैं, थर्ड आई रीडर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप उस सामने वाले इंसान से क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर आप इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देन 2+2 करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। जब आपने अपनी पूरी स्टोरी ही बयान कर दी किसी के साथ, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा उसको बताना कि अरे जैसे कोई बोलता है कि मेरी वाइफ या माशूका छोड़ के चली गई, तो वहाँ पे जो पंडित जी या जो भी होते हैं वो उनको ज़्यादा जोड़ने में मुश्किल नहीं होएगा ना कि अरे हाँ आपकी वाइफ आपको छोड़ गई। तो इसलिए कभी प्रॉम्प्ट मत दो, कोई बैक स्टोरी मत दो। उस सामने वाला रीडर अपने को अगर इतना ताकतवर समझ रहा है तो वो आपके बारे में बताए ना। तो दिस इज हाउ आई वर्क। तो जब मुझे रूहें कनेक्ट करती हैं तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मैं चीज़ें वो क्या दिखा रही है, उनकी क्या आखिरी इच्छा है, या उनको क्या चीज़ें फील हो रही है, मैं उन सबको चीज़ों को लिख लेता हूँ और क्लाइंट को सारी वो चीज़ें बयान कर पाता हूँ। कोई रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा हुआ है किसी स्पिरिट ने खुद आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की हो और अपनी लास्ट विश आपको बताई हो? एक सेशन कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि जो उनके 3 बच्चे थे, मतलब एक लड़का और 2 बेटियां थी। तो उनकी मदर की ना डेथ हुई थी, जो जैसे हम कहते हैं वैष्णो देवी जब जा रहे थे ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा माता का स्थान है वो। तो हम जब वो मंदिर में गए थे, अब उनको ये नहीं पता कि उनकी मदर मिसिंग हो गई थी। तो उनको आज तक ये नहीं पता चल पाता कि उनकी मदर के साथ हुआ क्या है। तो जब मैं बैठा, मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी मदर आज जिंदा है भी या नहीं। तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि मुझे ऐसे देखा जैसे एक पहाड़ी में जो एक पहाड़ी में जो बस नहीं होती, वो बस एकदम से खाई में गिर गई है। और इस कारणवश वो इतने महीनों से उनकी मदर को ढूंढ रहे थे, तो कनेक्ट नहीं हो रही थी, कोई आखिरी पुलिस से कोई भी इतला नहीं मिल रहा था कि हुआ क्या है। तो जब मैं उनसे कनेक्ट किया तो उनको मैंने बताया कि आपकी मदर की यहाँ पे बस खाई में जाने की वजह से डेथ हुई है और इस कारणवश उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको पुलिस से मदद लो इस एरिया के जाके, और वो आपकी शायद से मदद कर पाएंगे। और वही हुआ कि उन्होंने जब पुलिस में बातचीत करी तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक बस खाई में गई थी और इस कारणवश उनकी Okay. मदर की जो बॉडी थी वो मिल नहीं पा रही थी। तो जब तक बॉडी मिलेगी नहीं तो उसको जलाया कैसे जाएगा, उसके लास्ट राइट्स कैसे करे जाएंगे। ये जैसा कि आपने अपनी सारी स्किल बताई है, इसको गॉड गिफ्ट भी एक कह सकते हैं। अब मैं बाकायदा अपने पहले सवाल पर जी। आऊंगी दोबारा से कि इंडिया की हॉन्टेड प्लेसेस और उनकी रियलिटी है क्या, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? मैं आपके ऑडियंस को एक जगह बताना चाहता हूँ, उसका नाम है बांगड़ फोर्ट। ये अगर आप इसको गूगल पे डालेंगे तो आपको इंडिया का क्या, मेरे ख्याल से एशिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस दिखेगा, और ये जगह पड़ती है राजस्थान में। तो बांगड़ फोर्ट की कहावत क्या है कि आज भी वैसे भी 6 बजे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पूरी वर्ल्ड में इनफैक्ट सर्विस करती है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक ब्रांच है जो 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। उस फोर्ट में पूरी अब वॉलिंग कर दी गई है, और उसके अंदर जैसे ही कोई पैर रखता है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो कोई अंदर जा नहीं सकता। यानी ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है। आज से 500 साल पहले तक ये इतना हॉन्टेड जगह नहीं थी। तो इसकी स्टोरी में क्या था, वहाँ पे एक जो रानी थी
उनका नाम था रानी रत्नावती। तो वहाँ पे जो तंत्री था वो उस रानी को देख के बड़ा मोहित हो गया, उसको उस रानी बहुत सुंदर लगती थी। तो उसने क्या करा कि उसके दरबार में एक दिन गया रानी के, और उसको बोला कि आपको ये मैं इत्र देता हूँ, और जो आपको ये इत्र लगाएगा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और कहा जाता है कि जो राजा रानी थे वो भी एक तंत्र अपने लेवल पे उनको सिखाया जाता है, उनको भी काला जादू से एक अलर्ट बनाया जाता है। तो उस टाइम पे रानी रत्नावती ने जैसे उससे वो इत्र की बॉटल ली, उसको कुछ एकदम से घबराहट फील हुई। तो उसने क्या करा कि उसको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो इसने मुझे इत्र की बॉटल दी है ये इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसने वहीं पे रात, जब वो शाम को निकली वॉक पे, तो वही उठा के बॉटल उसने पत्थर पे फेंक दी। अब इससे क्या हुआ, वो जो तंत्री ने बॉटल दी थी उसने ये बोला था कि जैसे ही ये जो जगह ये इत्र लगाया जाएगा वो मेरे से मोहित हो जाएगा, मतलब वो मेरे वश में हो जाएगा, वो मेरे प्यार में लालसा आ जाएगी उसमें। तो अब यहाँ पे उसने क्या चाल चली कि उसने पत्थर के ऊपर वो इत्र फेंक दिया। अब उस तंत्री के साथ वो तंत्री उस पत्थर से इतना लगाव हो गया कि उस पत्थर ही ने ही उसकी जान ले ली, कि वो पत्थर ही उस तंत्री की आके सिर पे गिरा और उसकी वहीं पे मौत हो गई। और उसने तंत्री ने आखिरी समय में एक यहाँ पे कर्स दिया कि इस जगह पे कोई भी इंसान नहीं बच सकता, कोई भी नहीं रह सकता, और ना कोई आने वाली पीढ़ी में बच सकता है। तो बांगड़ फोर्ट के आस पास तक आप देखेंगे कोई ना होटल है, ना कोई जगह है, ना कोई रहने की जगह, कम से कम अब जो है भी वो 2-5 किलोमीटर दूर ही है। तो बांगड़ फोर्ट को रात को 5-6 बजे के बाद कोई नहीं आप प्रॉपर वीडियोस देखेंगे कि कोई किसी ने शूट करी है। हाँ, कोई छुपन छुपाई में चला गया तो वो बात अलग है। ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। आपको एक और, मैं इसी में एक और जगह, क्योंकि हम राजस्थान तक पहुँचे ही हैं, तो एक और जगह बताना चाहता हूँ जो सबसे हॉन्टेड आती है। उसे कहा जाता है कुलधारा विलेज, जिसको अगर आप गूगल पे टाइप भी करें तो इट्स कॉल्ड विलेज ऑफ द घोस्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक गांव था, पूरा बसा हुआ गांव था, जहाँ पे पूरी फैमिलीज रहती थी। मतलब आप माने कि जैसे एक पूरे गांव में कितनी फैमिलीज रहती हैं, जितनी पूरी फैमिलीज थी, और वो रातों रात पूरी फैमिली गायब हो गई। कोई ना उनके पदचिन्ह थे, मतलब जो पैरों के निशान थे, ना कभी किसी को मिले। और कहते हैं वो रात में जहाँ पे लोगों ने जो बर्तन रखे हुए थे वो बर्तन गायब, मतलब बर्तन वहीं पे थे, वो लोग सॉरी वहाँ पे जो उन्होंने रात के खाने के लिए जो खाना बनाया था, जो बर्तन वहाँ पे थे, वो बर्तन आज तक सर्वे में मिले। पर वो लोग कहाँ गए, कैसे थे, कौन थे, किसी को नहीं पता। पर आज भी कुलधारा के गांव में कोई नहीं जा पाता, और वहाँ पे आज भी इतनी हॉन्टिंग फील होती है कि जैसे ही वहाँ पे कोई बसाने की कोशिश भी करता है तो वो इंसान का एक्सीडेंट हो जाएगा, या वो वहाँ पे रह ही नहीं पाएगा, और उसकी कुछ दिनों बाद ही मौत हो जाती है। तो ये इनफैक्ट एशिया की सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है कुलधारा विलेज। ये जो भी आपने सारी स्टोरीज बताई ना, ये वाकई में बहुत स्केरी थी। कभी आपके साथ खुद कभी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है? एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया। अब वो जैसे ही आया तो मैंने उसको देखा, और मुझे उस औरत के आसपास ना बस खून दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या कि कुछ खून की दिक्कत है। अब वो 2 मिनट ऐसे चुपचाप मुझे देखती रही कि मैं क्यों बताऊँ, मैं देखती हूँ कि ये कुछ बता पाता है या नहीं बता पाता। तो मैं उसको ध्यान से देखा, मैं 2 मिनट के बाद मुझे फील हुआ कि इसका मिसकैरेज हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि आपका मिसकैरेज हुआ है, तो वहाँ पे वो टूट गई। तो जब मैंने उनसे बोला कि आपका मिसकैरेज, और ये पहला मिसकैरेज नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं हिंदी में गर्भ बांधना, मतलब जो आप यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस, आपका बच्चा ही नहीं हो सकता, तो गर्भ बोलते हैं विजाइना को, तो वो गर्भ बांधना उसकी ट्रांसलेशन होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब वो औरत आई तो मैं उसको बोला कि आप मिसकैरेज तो अभी आपका रिसेंट है, बट आप इससे पहले 3 बारी प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें, वो नहीं हो पा रहा। तो फिर उसका एकदम से आंसू छूट गया। उसने मुझे तब बोला कि क्या होता है, कई बारी मैंने जब पहली बारी कंसीव करने की कोशिश करी तो पहले 3 महीने में ही बच्चे की मौत हो गई। फिर दूसरी बारी करा तो बच्चा बहुत डेड, मतलब जो कहते हैं ना 8वें महीने बाद ही उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, क्योंकि वो बच्चा इसमें पे गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरी बारी उनका ब्लड स्पिल हो गया था। तो तब मुझे पता चला ध्यान लगा के कि उनके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा तंत्री प्रैक्टिस करवाई गई, जिसे गर्भ बांधना कहते हैं। और उससे क्या होता है, आपकी कोई आगे नस्ल ना बढ़े, ये चीज़ें इसलिए करवाई जाती है जो तंत्री आपकी गर्भ बांध देते हैं।
अभी आपने अपनी पिछली स्टोरी में ब्लैक मैजिक का जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में ब्लैक मैजिक की कौन-कौन सी रिचुअल्स की जाती हैं? देखिए ब्लैक मैजिक जो है वो कोई धर्म को, कोई जगह को या किसी को इंसान से मैटर नहीं करता, वो इंटेंशन से मैटर करता है। देखिए जब आप कोई बोले ना ब्लैक मैजिक है, तो मतलब किसी ने आपको जानबूझ के एक हर्ट या कोई जानबूझ के पीड़ा देना चाह रहा है। अब मैजिक का मतलब क्या हुआ, कोई अनएक्सप्लेनेबल या मतलब किसी चीज़ का कोई अनएक्सप्लेनेबल या उसका कोई लॉजिक ना हो। ब्लैक का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, उसकी इंटेंशन बताई जाए। जैसे वाइट मैजिक होता है तो वैसे ही ब्लैक मैजिक होता है। तो आपको पहले में, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, वो कोई दुनिया जाने की कोई जगह है, पहले आप समझिए, अगर अगर आप डरेंगे तो लोग आपको और ज़्यादा डराएंगे। क्योंकि अगर आप कोई बोलते हैं ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर कोई जिन है या आपके ऊपर कोई चुड़ैल है, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप घबराए तो सामने वाला तो उस बात का और ज़्यादा फायदा उठाएगा, पहली बात। और कहा जाता है ना कि ये कभी अंबानी को या कभी इनके बच्चों को क्यों नहीं पकड़ते, गरीब के बच्चों को क्यों पकड़ता है। पर एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लैक मैजिक का मतलब होता है इंटेंशन जो इंसान की खराब है। अब ब्लैक मैजिक इज दी आउटपुट, माने आपने ब्लैक मैजिक को एक अफेक्ट देख रहे हो, पर इसके तौर तरीके बहुत हो सकते हैं। मतलब जैसे किसी ने उसको एक खून की बलि दी है, किसी ने शमशान में या कब्रिस्तान में उसके ऊपर कोई चीज़ करवाई है, कोई चीज़ दबा दी है, राइट। ऐसे ही जैसे किसी ने कोई उसके ऊपर प्रेत भेजा है जो रूहों से उल्टी खराब होती हैं, पर वो जैसा कि ब्लैक मैजिक की रिचुअल्स में हम अक्सर सुनते हैं कि ग्रेवयार्ड्स में बकरे का कटा हुआ सर और बकरे का, जानवर का जी जी, गोश्त रखा जाता है। क्या इंडिया में भी ये रिचुअल्स यूज की जाती हैं? इस बलि की बकरे का मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो चीज़ समझाता हूँ। बलि की बकरे का इसलिए गला काटा जाता है कि हमारे पर जो भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी है, वो बलि या मंत्रों द्वारा वो फूक के वो बकरी के ऊपर फूक दिया जाता है, और वो बकरी को काट दिया जाता है कि उसको भी बेटर लाइफ मिले और जो इंसान के ऊपर पीड़ा थी वो भी होए। पर यहाँ पे फ़र्क क्या आता है कि जो इंसान मंत्र फूक रहा है, चाहे वो जिस धर्म का है, वो उसमें एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, वो खुदा के हाथ में होता है। तो यहीं पे मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि ब्लैक मैजिक एक आउटकम है, इसका इनपुट बहुत अलग सकता है। मतलब किसी ने आपके ऊपर विच क्राफ्ट करा हो सकता है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करा हो सकता है, किसी ने आपके घर में कोई चीज़ दबाई हो सकती है, किसी ने कोई आपको पूरी जनरेशन को, नस्ल को पूरा कर्स दे दिया है, या आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा जादू टूना फूका है। और यहाँ पे मैं बात बताऊँ, जो हमारे सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में ही ये दिक्कत नहीं है, अगर आप यमन जाए, रशिया जाए, रोमेनिया, बुल्गारिया जाए, आप वहाँ पे देखेंगे यहाँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काले जादू का साया होता है। जो हम कहते हैं शैतानी ताकतें वहाँ पे भी इतनी ही पावरफुल होती हैं, बस वहाँ पे जनरेशन या नाम बदल गए हैं। तो ये चीज़ का फ़र्क है। पर ब्लैक मैजिक कोई दरार या कोई चीज़ नहीं देखता, वो इंसान को देखते कि उसकी इंटेंशन क्या थी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। बॉलीवुड में ये चीज़ बहुत करवाई जाती है। अक्सर ना हम सुनते हैं कि ब्लैक मैजिक जो एलीट क्लास है वो बहुत ज्यादा अब करने लग गई है और इन्वॉल्व होने लग गई है इसमें। बॉलीवुड एक बहुत जी बड़ी जी, इंडस्ट्री है, लॉलीवुड से भी ज्यादा बड़ी। तो ब्लैक मैजिक और बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है आपस में? यहाँ पे बहुत काले जादू का और ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। और यहाँ पे कैसे ना, देखिए, जिसकी जेब में 100 रुपये होएगा वो 100 रुपये का मैजिक करवाएगा, जिसकी जेब में लाखों होंगे वो लाखों का मैजिक कराएगा। तो वो ऑर्डर जितना बढ़ते जाता है, वो लोगों की चीज़ें करवाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे भी बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा डार्क मैजिक करवाया जाता है। आपने सबसे पहले देखा अभी सारा अली खान की एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे कोई उसको पोक करके जा रहा था। तो ये चीज़ें बॉलीवुड में करवाई जाती है। इनफैक्ट एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अभी मैं नाम नहीं ले सकता, पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जानबूझ के अपने ऊपर विच क्राफ्ट करवाती हैं जिससे उनकी एज यंग लगे, और वो जानबूझ के इसमें ब्लड मैजिक करवाती हैं कि ब्लड से उनकी जो चेहरे पे कहते हैं ना नूर है, वो ज़्यादा यंग दिखते हैं। तो ब्लैक मैजिक बहुत प्रेवलेंट है। तो ये चीज़ें, चाहे वो यहाँ का, तो मैं बता सकता हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक पूजा होती है जो बगलामुखी की होती है। तो शत्रु माने जो एनिमी है आपके सामने, जो भी पॉलिटिक्स में खड़ा है सामने, वो आपसे ना जीत सके, तो वो अच्छे इंटेंशन से वैसे, पर वहाँ बगलामुखी का जाप होता है। तो जब भी कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, कोई भी सरकारी गवाह होता है, या वो आपसे ना जीत सके, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन बगलामुखी का जाप भी वहाँ पे करवाते हैं। कुछ र्यूमर्स और कुछ आर्टिकल्स हमने पिछले कई अरसे में काफी बार सुने, जिसमें एक सुशांत सिंह राजपूत का केस है, जिनमें जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया, उनको टारगेट जी किया गया कि वो ब्लैक मैजिक करवाती थी जी और उन्होंने काफी ज्यादा पैसे जो हैं 3 करोड़ प्लस
जो पूजा है उसके लिए दिए या ब्लैक मैजिक के पर्पस के लिए उनकी जी अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई। इसी तरह से कंगना रनावत है, उनके बॉयफ्रेंड जी ने जी मीडिया पर आकर इंटरव्यूज दिए कि कंगना उन पर ब्लैक मैजिक करती हैं। तो इसकी क्या रियलिटी है? मैं इसलिए आपसे पूछी जी हूँ क्योंकि आप वहां पर रहते हैं और हम तो जी इंटरनेट पर ये सारी बातें सुनते हैं, लेकिन एज अ साइकिक जी मीडियम जी। इन बातों की क्या रियलिटी है? सबसे पहले मैं जो मतलब रिपोर्टेड है, ये मतलब ये तो काफ़ी आप आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, बॉलीवुड जर्नल्स में पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही पढ़े, कि अध्ययन सुमन ने कहा था कि कंगना रनौत मेरे ऊपर जो उनका जो पीरियड का जो ब्लड होता है, मेंसेस जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो पैड को इस्तेमाल करके अध्ययन सुमन को बांधना चाहते थे। और कहा जाता है कि वो आज तक ये चीज़ें करवाती है। तो बहुत सारे आप टैबलेट्स या बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे देखेंगे कंगना रनौत के बारे में, काफ़ी मैजिक के बारे में, और उसको ब्लैक मैजिक से जोड़ा जाता है। इनफैक्ट जो कंगना रनौत है वो पहाड़ी है, मतलब हिमाचल के एरिया से रहती है, और कहा जाता है वहाँ का जो ब्लैक मैजिक, जो पहाड़ी मैजिक होता है, वो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ तक बात रही अध्ययन सुमन की और कंगना रनौत की, यहाँ पे तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। वहाँ पे अध्ययन सुमन ने, इनफैक्ट उनके फादर शेखर सुमन ने तक ये बात बयान करी है कि जो मेरा बेटा है उसका सक्सेस नीचे जाते गया है और दूसरा पर्सन जिनकी हम बात करें उनकी सक्सेस बढ़ती गई है। तो ये चीज़ अब जिनका भी नाम लें, जहाँ तक देखिए बात रही रिया चक्रवर्ती की और सुशांत सिंह राजपूत की, उसका जितना मुझे बयान है, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ती है। आज भी लोग उनके जाने के बाद उनको याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत की केस में बहुत सारी चीज़ें करवाई गई थी, उस बेचारे का एक मेंटल स्टेटस, एक दिमागी तौर पे उनको हर्ट करने के लिए, उनके दिमाग की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक फनकार थे, नॉट जस्ट एज एन एक्टर। उनका जो साइंस में जो बेंड ऑफ माइंड था वो बहुत ज़्यादा, कि वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बुक्स पढ़ते थे या चीज़ें पढ़ते थे। तो ऐसे इंसान के ऊपर चीज़ें करवाना, जो एक फनकार है, खुदा का बंदा हुए इन अ वे, जिसको अपनी कला पे आती है, कला जिनको बहुत अच्छे से बयान करनी आती है, तो लोग अक्सर चीज़ें करवाते हैं। और जो ऐसी अनटाइमली डेथ हो जाए, तो आई एज्यूम कि वहाँ पे बहुत चीज़ें होंगी जो बिहाइंड द सीन होती है। और कैसे ना 3 करोड़ भी बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि किसी की आपको मृत्यु करवानी है तो ये चीज़ें एक बार ही नहीं है, बार बार करवाई जाती है। पर मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा, बट एक चीज़ बता दूँ कि फनकार को कैसे चढ़ाया भी जाता है, उतारा भी जाता है। इसी केस में चीज़ और बताता, जैसे हनी सिंह ने अभी ऑन रिकॉर्ड्स बोला था कि बैलेंसियागा एक ब्रांड है, कि उसके बिल्कुल भी कपड़े ना पहनिए, बिल्कुल भी आप चीज़ें ना पहनिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो ये चीज़ें बहुत ट्रू है। इनफैक्ट हनी सिंह अभी एक इंडिया में शो है द रणवीर शो, तो उसने वहाँ पे भी कहा था कि मैं जब लंदन में एक चर्च में बुलाया गया, और कहते हैं कि जब मैं वहाँ अंदर गया तो जैसा मुझे चिकन खाना पसंद है, मुर्गा पसंद है, जो मेरे घर में मतलब करमपुरा दिल्ली में जो मिलता है, कहता सेम हूबहू वही टेस्ट, वही टेक्सचर, वही चीज़ लंदन के सेम उस कमरे में मेरे को खिलाई गई थी। तो कहते हैं कि मेरे को वहाँ से वापस आना। इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि जो हनी सिंह का फॉल हुआ है, वो शैतानी ताकत को ना मानने की एक सजा दी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो इंडिया से हो, उन्हें ये जी ऑफर्स आ रही हैं और उन्होंने मीडिया पर आकर ये कन्फेस भी किया है कि सीक्रेट सोसाइटीज उनको अप्रोच कर रही हैं खुद से। एग्जैक्टली। तो सोचिए अभी उन्होंने उस चीज़ को मना करा है तो ये हाल है। सोचिए अगर ये चीज़ को अभी एक्सेप्ट करते तो वो इंसान फिर एकदम ऊपर चढ़ा होता, इतना नीचे गिर नहीं रहा होता। जबकि आज भी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में उनके लोग गाने के लिए एक जान छिड़कते हैं उनके लिए। तो वो इंसान जैसे कि ये लोग ऐसे, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली होती तो फिर तो ऐसे बढ़ रहे होते ना, बहुत ज़्यादा उनका नाम या बहुत ज़्यादा फेम होता। पर अब उन्होंने बैक सीट इसलिए ली क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए। वो अपने एक अपना कितना स्टैंड लिया है इस बात के कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, जितना मैं करना चाहूँ खुदा मुझे जितना दे मैं इतना करना चाहूँगा। अच्छा, ये तो हो गई ब्लैक मैजिक की बात। ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो आज मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लेन करें, क्या ये दोनों जी डिफरेंट चीजें हैं या सेम है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं विच क्राफ्ट की बात करूँ तो विच क्राफ्ट एक्चुअली इंग्लैंड में बनाया गया था। तो विच क्राफ्ट बनाया गया था बेसिकली, जो विच क्राफ्ट की सारा कंटेंट है या कैसी जो उनकी रिचुअल्स होते हैं वो सारा इंग्लैंड से निकला हुआ है। ब्लैक मैजिक कम्स फ्रॉम कबाला मैजिक, जो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। ऐसे ही एक और ऐसी स्ट्रीम होती है जिसे हम इंडिया में कहते हैं तंत्रा। तो तांत्रिक प्रैक्टिस क्या होती है, जहाँ पे वैसे हमारे में जो हिंदू शास्त्र में 3 मार्ग होते हैं, मतलब भक्ति मार्ग, यंत्र मार्ग या तंत्र मार्ग।
भक्ति का मतलब होता है जैसे हे कृष्णा, हे महादेव, हे प्रभु मेरी मदद करना। और यंत्र होता है कि हम कोई भी चित्र बना के, जैसे आप उधर लिखते हैं अल्लाह अकबर, तो वो चीज़ को लिखते हैं, तो हम भी एक जैसे यंत्र बनाते हैं, सिंबल या साइन बनाते हैं जिसमें हम ध्यान करके केंद्रित करके अपनी एनर्जीज को एलिवेट कर सके। जहाँ चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हिंदू की कोई किताब हो या वो ईसाई की हो, इट ऑल टॉक्स अबाउट कि हमने एक अच्छा इंसान बनना है, हमने अपने कर्म को खराब नहीं करना। तो ये चीज़ का तीसरा होता है तंत्र। आप तंत्र में क्या बोलते हैं कि भगवान मैं अपने आप को इतनी पीड़ा में डालूंगा, इतने गंध में डालूंगा, एक दिन आप भी मेरे पे रहम खाओगे और कहोगे कि मुझे इस चीज़ से मुक्त करो। तो आप इसके लिए या तो मंत्र, मतलब ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, या तंत्र करके आप अपने आप को इतनी पीड़ा में डालते हैं कि खुदा एक ना एक दिन तो मेरे पे रहमत खाएगा। तो यहाँ पे पर क्या होता है, तंत्री को जब शक्तियाँ मिल जाती है तो उस शक्ति को गलत इस्तेमाल करता है। तो गलत इस्तेमाल की वजह से लोगों को वो हानि पहुंचाता है या उनको हर्ट करता है। तो यहाँ पे आपने बहुत अक्सर सुना होगा ये जो शक्ति को इस्तेमाल करता है वहां पे कोई जिन भेजता है, चुड़ैले भेजता है। तो समझिए कि आपको पहले ऊपर आपके ऊपर किसी ने कोई चीज जैसे फूंक के पिलाई है, देखिए आपको कोई बोला आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तो समझिए क्या है, क्या आपके ऊपर किसी ने कोई चीज फूंकी है, या आपको किसी ने कोई चीज मिठाई में, किसी चीज में, जैसे चाय तो वहां पे भी आई एम श्योर इतनी ही चलती है जितनी यहाँ चलती है, राइट। तो चाय के लिए कोई चाय में कोई चीज़ फूंक के पिला दी, मतलब कोई उसने आपको कोई भस्म दी और उसने वो चाय पिला दी, या आपकी कोई कब्रिस्तान में कोई चीज़ जैसे कोई कपड़ा या कोई बाल या कोई चीज़ दबा के आया है, या इसका एक अलग तरीका हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने कोई बलि दी है। यानी आपका मतलब कि जादूगर ब्लैक मैजिक के लिए एंटिटीज जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं या भूत प्रेत कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तान में आपके नाम से कोई हांडी चढ़ाई है तो मतलब वो वहाँ पे जो भी प्रेत आत्मा या जो भी चुड़ैल या शाकनी या जिन है वो वहाँ पे उस इंसान को अफेक्ट करे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो एनर्जी किस फॉर्म में अफेक्ट है, क्योंकि जब तक आप कोई नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे, आप सिर्फ प्रॉब्लम को सोचते रह जाएंगे या अंदाज़ा लगाते रह जाएंगे कि आज मुझे बुखार इसलिए हुआ है। और अगर आप नब्ज पकड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम ठीक कैसे करनी है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी इंसान की बॉडी को किसी एंटिटी ने पोजेस कर लिया, अब इंडिया में या हिंदुइज्म में क्या रेमेडी की जाती है उस इंसान को उस एंटिटी से दूर करने के लिए? बहुत कम बारी होता है क्योंकि आपके अंदर कोई आत्मा आ गई, मानिए इंसान की बॉडी है, तो हमारे जो शास्त्र हो गया, जो कुरान में अंश सेम जो कबाला मैजिक से आता है कि आपके शरीर के अंदर कोई एक रूह रहती है जो खुदा की दी हुई है, जो भगवान की दी हुई है। वो रूह को कोई भी छू नहीं सकता, कोई भी चीज़ को आपको कोई हावी नहीं कर सकता। तो मानिए जैसे मेरा ये हाथ है, तो कोई चीज़ मुझे शायद से अपनी जकड़न ऐसे फील करवा सकती है या मुझे डरा सकती है, घबराहट हो सकती है, पर बहुत कम बारी होता है कि आपकी रूह को कोई निकाल के कोई अंदर आत्मा आ जाए। आई थिंक इट्स इरानियन मूवी है, कौन सी मूवी है, इट्स कॉल्ड दाबे, DABBE। ये नेटफ्लिक्स पे तो थी इंडिया में, आप ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ पे ये जो भी आपने जिक्र किया, आई गेस ये एक टर्किश सीरीज है जिसमें ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। जी। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ पे आज भी, मतलब जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान सरहदों में नहीं होता। आप बुल्गारिया देखिए, रोमानिया देखिए, बुखारेस्ट देखिए, वहाँ पे भी पॉलिटिशियंस अपनी जगह बनाने के लिए आज भी ब्लैक मैजिक यूज़ करे जाते हैं। रोमानिया में तो बहुत ज़्यादा ऑफिशियली कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस उनकी डेथ हो जाती है जैसे वो कैंपेन करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक पूरी दुनिया में इस चीज़ की नकारात्मक शक्तियों का, शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करा जाता है। ओके दक्ष, हमने ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्लैक मैजिक को तो डिस्कस कर लिया, क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी जैसे कि हॉलीवुड स्टार्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इन सब चीजों का सहारा लेते हैं फेम के लिए या पैसों के लिए? कोई भी अपनी चीज़ को बोल दो, मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसका कोई पैटर्न या कोई एविडेंस हो। तो यहाँ पे अगर हम कार्डेशियन फैमिली की बात करें तो आप देखोगे जो भी इंसान उन लोगों से जुड़ा है, किम कार्डेशियन से या उनकी बहनों से जो भी जुड़ा है, वो इंसान या तो पागल हो गया है, अगर हम या वो एकदम गरीब हो गया। जैसे हम कान्ये वेस्ट की बात करें तो वो इंसान एकदम मतलब टॉप पे होते हुए आज सबसे नीचे समा पे पहुंच गया है। ट्रेविस स्कॉट की बात करें तो वो इंसान एकदम नीचे स्तर पे आ गया है। और ऐसे ही किम कार्डेशियन के जो एक्स पर्सन रहे, इनफैक्ट उनकी फैमिली के साथ जो जुड़ा है उनका एकदम नरकों पे एकदम स्तर गिरा ही है। उनका जो एक मुकाम था दुनिया में सबसे नीचे जाते खत्म हुआ है। तो कहा जाता है कि एक जो कार्डेशियन फैमिली पूरी कर्स्ड है। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ हॉलीवुड से। आप देखेंगे कि आजकल जब ये म्यूज़िक अवार्ड फेस्टिवल्स होते हैं
तो वो कोई भी पर्सन हो, वो कौन जीतता है, चाहे वो आर्टिस्ट है या नहीं है, वो हमेशा बियॉन्से को वो करते हैं, थैंक यू करते हैं। तो चाहे वो टाइलर स्विफ्ट है, वो कान्ये वेस्ट था, या जब वो कंट्रोवर्सी हुई तो हर बार बार वो बियॉन्से को, चाहे उसमें ना म्यूजिक आर्टिस्ट है, ना कोई डायरेक्टर लेबल है, ना कोई उसका लेबल रिकॉर्ड है, पर आप देखेंगे बियॉन्से को हर कोई बार बार ही नाम ले रहा है या थैंक यू दे रहा है, क्योंकि इनको कहा जाता है ये नकारात्मक शक्ति या शैतानी ताकतों के राजा, या हम कहते हैं ना मास्टर होते हैं। तो इनफैक्ट इल्यूमिनाटी का जो सिंबल होता है उसमें यही बोला जाता है कि आप जहाँ पे जाएंगे आपको हमारा चिन्ह बार बार दुनिया के सामने दिखाना पड़ेगा, हमारा नाम करना पड़ेगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनफैक्ट जो पॉल वॉकर है, कहा जाता है कि आज भी पॉल वॉकर और माइकल जैक्सन या प्रिंसेस डायना जिंदा है और ये इसी सोसाइटी के पार्ट बन गए हैं। और ये सिर्फ जानबूझ के पब्लिक आई के सामने, इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस देखी गई है कि माइकल जैक्सन आज भी कहीं पेरिस में या कहीं घूम रहे थे। जैसे कि अभी आपने बोला अमृतसर और जी जी, लाहौर का एक कनेक्शन है आपस में, तो क्या दोनों के एब्सोल्युटली। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी जी मिलते जी, जुलते हैं? जब एक आप लाहौर के घर की बात करें, अमृतसर के घर की बात करें, तो आप हमेशा पाएंगे कि वो ना इन आत्माओं से, रूहों से डरती नहीं है। वो कहते भाई तुम अपने घर आओ, हम अपने घर हैं, चाहे साथ में रहेंगे, पर आप ना हम आपको तंग करेंगे ना आप हमें तंग करोगे। तो जो लाहौर की गलियां या जो अमृतसर का जो एक बेसिक कल्चर है, चाहे खान पीने का, रहने का, आप देखेंगे जुबान का, बहुत सिमिलर है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो एक तौर तरीका है, वहाँ पे आज भी आप अमृतसर की गलियां देखेंगे या लाहौर की गलियां देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि आपके कोई ना कोई घर में एक आत्मा रहती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँ कि जो बहुत बारी आपको ऐसा लगता है कि आपके ओल्ड हाउस में जाना है, माने कि जब हमारी लेट्स से जो पार्टीशन करके जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान गए, उनकी जब दादा दादी या नाना नानी जब जाते हैं तो उनकी आखिरी इच्छा यही होती है कि मुझे अपना वो पुराना घर देखना है। तो वो जो उनका जो घर होता है, उनको वो बार बार दृश्य आता है कि उनको वहीं जाना है। उनकी आप हमेशा देखिए आखिरी जुबान या आखिरी इच्छा ही यही होती है। तो कैसा होता है कि आज मानिए कि आज वो 4 मंजिला घर भी बन गया है, तो जब वो लेट्स से किसी की दादी है, तो वो जब वो घर जाएगी तो उसके समय को जैसे एक घर था, खेत थे, उसको वो घर वैसे ही दिखेगा और उसकी वो आखिरी इच्छा वैसी ही पूरी होएगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब वो जलसा जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे सारे 13 अप्रैल को जब वो जलियांवाला बाग अमृतसर में वो चीज़ हुई थी, तो सिर्फ हिंदू भाई बहन नहीं पर मुस्लिम भाई बहन भी सारे एक चीज़ के साथ जुड़ के मदद कर रहे थे। तो कहा जाता है कि आज भी उनकी जो जनरेशन है, मतलब वो जो जनरेशन उस टाइम 1945 में हुआ, 50s में हुआ, आज भी जो उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हैं, आज भी उनके बच्चों को वो बार बार चीज़ सपने में आती है, या वो एक बार वहाँ गए तो आज भी उनको चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपना एग्जांपल बोलूँ तो जब मैं बहुत अंदाज़ा 12-13 साल का रहा हूँगा तो मैं जलियांवाला बाग गया था, पर आज भी मेरे वो दिमाग में वो चीज़ ऐसी इंग्रेंड है, वो बुलेट्स के साइंस देखने, सिम्बल्स देखना, कि मुझे वो चीज़ें बार बार बुलाती हैं। और वो सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दादा दादी से किसी से सुना होगा कि उनको आज भी अपने पुराने घरों का सपना आता है, क्योंकि वो आपको बार बार चीज़ें बुला रही होती है। पर यहाँ ये समझना बड़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो नकारात्मक शक्ति है या वो पॉजिटिव शक्ति है। इसी में एक हॉन्टेड जगह का बताता हूँ जिसका नाम है जमाली कमाली, ये दिल्ली में ही है। और कहते हैं कि ये पहले एक सूफी सेंट थे जो औरंगजेब के टाइम पे एक खुदा की इबादत करते थे, और वो इबादत में इतने मशरूफ़ हो गए थे कि वो भूल गए थे कि दुनियादारी भी कुछ होती है। तो उसी समय जब उनकी मृत्यु होने से पहले उनका ही एक डिसाइपल, लोग कोई बोलते हैं, कोई उनका एक लेवल बोलते हैं, पर एक ऐसे ही जोड़ेदार थे कमाली। तो जो कमाली थे उनके बारे में कुछ नहीं बयान करा गया, पर आज भी ये 1500, मेरे ख्याल से 1526 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकी ये कब्र बनाई गई थी। और आज भी लोगों को ये रूहें फील होती है, वहाँ पे जिन फील होता है, और कहा जाता है कि जहाँ इसको जो भी 6-7 बजे के बाद जाता है उसको घबराहट फील होती है। एंड आई एम श्योर ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे आप मस्ती में तो वहाँ चले जाते हैं, पर आपको मे बी 15-20 साल बाद अंदाज़ा पता चलता है कि यहाँ पे जिन थे, यहाँ पे चुड़ैल थे, या यहाँ पे कोई नकारात्मक शक्ति थी। लास्ट पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने खुद किसी अरे, एंटिटी को देखा हो, और अगर देखा है तो किस शक्ल में देखा है? तो मैं पहले, जैसे हमारे यहाँ पे होता है यक्ष, यक्षनी, चुड़ैल,
पिशाचनी, तो मैं एक एक करके डिस्क्राइब करते जाता हूँ। अगर हम बात करें यक्षनी की, या जो होती है, इनका मेल पार्ट को बोलते हैं यक्ष और फीमेल को बोलते हैं यक्षनी। ये क्या होता है, जैसे आपने बोला, जैसे बोलते हैं ना फॉलन गॉड से फॉलन एंजल, तो ये एक खुदा के बंदे थे जिन जो अपनी राह से बढ़ के और इनको कर्स कर दिया गया। तो जो उनके पास शक्तियाँ तो थी, पर क्योंकि अब वो नर्क के दरवाजों पे चले गए, तो उनकी बुरी शक्तियाँ का इस्तेमाल होता है। तो जब भी वो आपके साथ होंगी तो आपको कोई चीज़ सुनाई होगी, दिखाई देगी, या लस्ट फील होगी। तो इनको हम इन शॉर्ट बोलते हैं कर्स्ड गॉड या गॉडेसेस। तो जैसे हम एक बात करते हैं कि फॉलन एंजल लूसीफर की बात करते हैं, तो ये भी एक सेम चीज़ के कॉन्सेप्ट पे है कि जो भी देवता जो भगवान से कर्स हुए, जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा, वो बनती है यक्षिणी। ऐसी ही अगर हम बात करते हैं चुड़ैलों की, तो चुड़ैल का मतलब क्या होता है, जो एक प्रेत या जो एक आत्मा थी और उनको अपनी आखिरी इच्छा नहीं पूरी हुई। इनफैक्ट जो चुड़ैल होती हैं, ये वो औरतें होती हैं जिनको जब अपना प्रेगनेंसी के टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी फैमिली में कोई भी उनको दफनाता नहीं है, या उनके लास्ट राइट्स नहीं करता, या उसको मरने के लिए जैसे कोई छोड़ देता है। मानी कि एक औरत है, उसके पेट में बच्चा है और उसको कुछ खाने के लिए ना मिले अपने इन लॉज से, और उसको मरने के लिए छोड़ दे, तो वो जब दफनाई हुई औरत होती है, क्योंकि वो इतनी वेंचफुल होती है, उसमें इतना गुस्सा होता है कि फिर वो वापस चुड़ैल बन के अपनी फैमिली में आती है। और आप अक्सर देखोगे कि पंजाब लाहौर की साइड पे चुड़ैलों का गांव में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिनको जानबूझ के दफना दिया या मरवा दिया, या उनकी आखिरी इच्छा नहीं पूरी करी गई। तो इसलिए भी इस्लाम में जो औरतों का एक प्योरिटी है, बहुत प्योर माना गया है, और हिंदू धर्म में भी बहुत प्योर माना जाता है कि ये औरतों को बहुत हमें रिस्पेक्ट करना होता है। तो ये चीज़ों को, चुड़ैल जो होती है वो जिसको आपने जिंदगी भर तड़पाया और आखिरी क्षण भी उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करी, या उसका जो बच्चा होने वाला था वो छीन लिया और उसका खून कर दिया, तो वही प्रेते या रूहें जाके बाद में चुड़ैल बनती है। और अगर हम बात करें पिशाचनी की, तो पिशाचनी क्या होती है, वो मतलब इसी स्तर पर आप नीचे नीचे जाते जाते, तो वो भी चुड़ैल और यक्षियों से आगे होती है, और वो आपको एकदम जैसे कहते हैं ना पागल कर देना, या एकदम ऐसी असुर राक्षसी ताकत जो आपको आपकी अगर साथ में जोड़ दे, तो लिटरली आपकी मृत्यु जब तक नहीं होती वो आपके ऊपर अफेक्ट करती रहेगी, और वो चीज़ आपको इतना अंदर से खाली कर देगी कि आप अपना दिमागी संतुलन खराब कर देंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके सब कुछ ब्लैंक होगा। मतलब एग्जाम्पल में समझाऊं तो एक इंसान के दिमाग में आता है ना, मुझे मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कुछ पैसे का लॉस कर रहा हूँ, तो लॉस करवाओगे, वो आपके चीज़ों में घर में लड़ाई होगी, ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप अपना ही गला खुद काट लेंगे, या आप अपना खुद कत्ल कर लेंगे, आप दूसरे को ऐसी हानि पहुंचाएंगे कि आप अपना सुसाइड कर लेंगे। तो ये पिशाचनी आपको एक असुरी शक्ति या नकारात्मक शैतानी ताकत बस औरत तरीके में होती है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ, जब आपको कोई बोलते हैं ना जैसे रूह है, तो मतलब कई बार रूह जो होती है, जैसे अगर ये पेंसिल, तो पेंसिल की जो टिप है इतनी छोटी सी भी दिखती है। क्या करते हैं, जैसे एक रूह को, एक छोटी सी रूह है तो उसको कैद कर लेते हैं। आपने जैसे मूवीज में देखा होगा कि एक बॉटल में बंद कर लिया, तो वो छोटी सी लाइट टाइप या छोटी सी साइज का होता है, पर उसको इतना तड़पाते हैं कि वो बेचारा, मानो कि आप एक कमरे में हो, मैं आपको 5 महीने के लिए बंद कर दूं और आप कुछ ना खाने के लिए दूं ना पीने के लिए दूं, बस इतना दूं कि आप एक 4 दिन के बाद मर ना जाए, तो बस एक आधी कटोरी खाना दे दूं, तो वो उसकी बस खुराक बनाते हैं और उसको फ्रस्ट्रेटेड करवा देते हैं। और माने आपको मैं आप 4 महीने बाद बोलूँ जाओ इसको थप्पड़ मारो या जाओ इसको धक्का मारो, तो आप बिना पूछे करोगे, क्योंकि आपका एक बावलापन, एक जैसे हम कहते हैं पागलपन आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो वो रूहों को धीरे धीरे ऐसे ही यक्ष या चुड़ैल बनाते हैं। तो मेरे पास जो केस आया था वो यही केस था कि मेरे पास एक फैमिली आई, वो कह रहे थे कि हमारा जो बेटा है वो हमारे सारी फैमिली के लड़के नापुंसक हो गए, इम्पोर्टेंट हो गए हैं, या किसी की शादी नहीं चली, किसी की वाइफ छोड़ गई है, या किसी का बच्चा नहीं हो रहा, ये हमारा, और उनकी आगे डेथ होती जा रही थी। तो उससे जब मैंने केस देखा तो मुझे बात समझ में आई कि इनको चुड़ैल अफेक्ट हुई है, क्योंकि एक देखिए ब्लैक मैजिक का एक हमेशा पैटर्न भी होना चाहिए। तो वो क्या कह रही थी कि उनकी फैमिली में कभी जो 3 बेटे थे, तो एक की वाइफ की डेथ हो गई, दूसरी की वाइफ उनको छोड़ के चली गई, और तीसरा जो सबसे छोटा होता है, क्योंकि चुड़ैल में कैटेगरी थी यक्ष, तोशी, पोशी और ऐसे ही सोशी, तो ऐसे 3 कैटेगरी में सबसे छोटे बच्चे को अफेक्ट करती है। जो सबसे यंगेस्ट लड़का होता है, जब 18-20 साल का होता है, उसको नई नई जवानी चढ़ती है, तो वो चीज़ को वहाँ अफेक्ट करता है। तो उसने उसको क्या करा, उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंट जैसे हम बोलते हैं वो कर दिया। और उस चीज़ से जब मैंने उस चुड़ैल से
पूछा कि वो आप क्या चाहते हो, तो पहले तो वो हाथ में नहीं आती, वो चीज़ें पकड़ में ही नहीं आती। वो कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मुझे खून की उल्टी आ रही है, क्योंकि भैया दो बंदे लड़ रहे हैं और मैं बीच में जाके शुरू हो जाऊँ तो मुझे ही मुक्का पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें समझना पड़ता है। तो ऐसे ही जब मैंने उस इंसान से माफ़ी करवाई, उनकी सास की जो सास थी उसने अपनी ऐसी ही बहू को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो चीज़ वापस जुड़ के इन्हीं के आगे जनरेशन पे आके अफेक्ट करा। तो वो चीज़ से बड़ा मुश्किल हुआ था कि वहाँ पे मुझे अपने गुरुओं की मदद लेनी पड़ी थी, पॉजिटिव एनर्जीज की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि जब तक मैं उस चुड़ैल को शांत करा, उससे आखिरी इच्छा पूछी, तो मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम क्या है। और ऐसे ही मैं चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब तक आपकी प्रॉब्लम हाथ में नहीं आती, आप पकड़ नहीं पाते कि क्या ये चुड़ैल है, क्या ये पिशाचनी है, ये डाकनी है, ये शाकनी है, ये जिन है या जिन्नात है, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप बात समझिए, आइडियोलॉजी या टर्मिनोलॉजी तो सेम होगी ना, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। मीनिंग, अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं माने, तो आप क्या बोलेंगे कि ये चुड़ैल है, ये शाकनी है, ये डाकनी है। पर आप ऐसे ही किसी काली कम इल्म वाले के पास जाते हैं तो उसको जिन जिनात बोल देंगे। तो जनाब पेंसिल तो पेंसिल रहेगी ना, वो उसके आइडियल उसकी टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज हो सकती है धर्म अनुसार। तो क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे, आप वो दूसरे को वो करेंगे। और मेरे को वहाँ का तो नहीं पता, पर कैसा होता है कई बारी आपके जो पंडित होते हैं या वहाँ पे जो काले वाले होते हैं, वो ही आपके घर में लड़ाई करते हैं। वो सास को बोलेंगे कि आपकी बहू ने करवाया, बहू को बोलेंगे आपकी सास ने करवाया, और वो मस्त बैठ के पैसा खाएंगे। तो आपको कोई बार बार बोले तो अपनी भी अक्ल लगानी बहुत ज़रूरी है कि हर कुछ चुड़ैल या जिन या जिन्नात नहीं करवाते। और जिन्नात ना बहुत 100 में से 2-5 लोग ही भेज पाते, क्योंकि फिर वो बहुत ही ऊंचे पैदान के होंगे, वो नॉर्मल इंसान नहीं घूम रहा होगा, वो आपको इतनी आसानी से इंस्टाग्राम पे गूगल पे नहीं मिलेगा।